1971 एक ऐसा साल जिसने सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। चलिए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। 93,000 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उस पाकिस्तानी फौज का नंबर है जिसने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था। और सुनिए, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। सबसे बड़ा। पर सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतनी बड़ी, इतनी डिसाइसिव जीत, एक देश टूट गया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हो गया। तो चलिए आज इसके पीछे की पूरी कहानी, पूरी स्ट्रैटेजी, सब कुछ डीकोड करते हैं। देखिए, इस जंग की जो असली वजह थी ना, वो पाकिस्तान के बाहर नहीं, उसके अंदर ही छिपी हुई थी। प्रॉब्लम थी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच का जमीन आसमान का फर्क। फर्क बिल्कुल साफ है। सारी पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में, जबकि आबादी ज्यादा कहाँ थी? ईस्ट पाकिस्तान में। देश का 70% बजट वेस्ट पाकिस्तान पर खर्च हो रहा था। और सबसे बड़ी बात जो दिल पर लगी वो थी भाषा। उर्दू को बंगाली बोलने वाले ईस्ट पाकिस्तान पर जबरदस्ती थोपा जा रहा था। सोच के देखिए, ये नाइंसाफी सालों से एक ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर सुलग रही थी। और फिर आया ब्रेकिंग पॉइंट, 1970 के इलेक्शंस। ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी को मिली क्लियर कट मेजॉरिटी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं ने पावर देने से साफ मना कर दिया। बस इसके जवाब में शेख मुजीबुर रहमान ने शुरू किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और तब पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर जुल्म ढाने के लिए लॉन्च किया ऑपरेशन सर्चलाइट। तो ये ऑपरेशन सर्चलाइट था क्या? इसका सिर्फ एक ही मकसद था, ईस्ट पाकिस्तान में आज़ादी की हर आवाज़ को, हर उम्मीद को बेरहमी से कुचल देना। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 30 लाख लोगों को मार दिया गया था। 30 लाख! इस खून खराबे से बचने के लिए लोगों ने भागना शुरू किया। करीब करीब 1 करोड़ रेफ्यूजी बॉर्डर पार करके इंडिया आ गए। अब सोचिए, ये इंडिया के लिए कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया था, ऑलमोस्ट ओवरनाइट। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम 3 मुद्दे देखेंगे। पहला, पाकिस्तान आखिर टूटा ही क्यों? दूसरा, इंडिया का वो सीक्रेट मास्टर प्लान क्या था? और तीसरा, कैसे ये जंग अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक ग्लोबल शोडाउन बन गई। तो इस क्राइसिस के बीच प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ जनरल सैम मेनेक्शा से कहा कि फौज को तुरंत हमला करना चाहिए। लेकिन मेनेक्शा का जो जवाब था ना, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने पीएम से बिल्कुल साफ साफ कह दिया, अगर हमने अभी हमला किया तो मैं आपको 100% हार की गारंटी दे सकता हूं। सोच के देखिए, ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक दिमाग का सबूत था। तो आखिर क्या था मानेकशॉ का मास्टर प्लान? बहुत सिंपल लेकिन ब्रिलियंट। उन्होंने कहा, हमें सर्दियों का इंतजार करना होगा। क्यों? पहला, ईस्ट में मॉनसून खत्म हो जाएगा और हमारी सेना तेजी से आगे बढ़ पाएगी। दूसरा, हिमालयाज में बर्फ गिर चुकी होगी जिससे चाइना के हमले का रास्ता बंद हो जाएगा। और तीसरा, इस बीच हमारी आर्मी और ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रही मुक्ति बाहिनी, दोनों को तैयारी का पूरा टाइम मिल जाएगा। यही था वो आहा मोमेंट, जल्दबाजी पर स्ट्रैटेजी की जीत। लेकिन जंग की तैयारी सिर्फ मैदान में नहीं हो रही थी, डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी शतरंज की चालें चली जा रही थीं। इंडिया को पता था कि अमेरिका और चाइना पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं। इसलिए अगस्त 1971 में इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ एक शांति और मित्रता की संधि साइन की। ये एक ऐसा दाव था जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। तो 8 महीनों की इस सॉलिड तैयारी के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही गया। जंग शुरू हुई। और ये कोई लंबी चौड़ी जंग नहीं थी, ये एक लाइटनिंग वॉर था। दुनिया देखती रह गई। सिर्फ 13 दिनों में फैसला हो गया। और शुरुआत में ही पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। 3 दिसंबर 1971 को उन्होंने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया और इंडिया के एयरफील्ड्स पर बॉम्बिंग शुरू कर दी। बस इस हमले ने इंडिया को जंग में उतरने का एक ऐलानिया, एक मॉरल हाई ग्राउंड दे दिया। और इसके बाद शुरू हुआ इंडिया का ब्लिट्जक्रीग, एक तूफानी काउंटर अटैक। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट से कराची पोर्ट को तबाह कर दिया। 5 दिसंबर बैटल ऑफ लोंगेवाला। यहां सिर्फ 120 हिंदुस्तानी जवानों ने पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिकों को रोक कर रख दिया। 7 दिसंबर तक ईस्ट पाकिस्तान का पहला बड़ा शहर जैसोर आजाद हो चुका था। और फिर 16 दिसंबर ढाका में सरेंडर।
अब जब पाकिस्तान हारने लगा तो मैदान में एंट्री हुई अमेरिका की। उन्होंने अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा 7th फ्लीट सीधा बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, इंडिया को डराना, धमकाना और जंग रोकने पर मजबूर करना। लेकिन अब इंडिया अकेला नहीं था। याद है वो इंडो सोवियत ट्रीटी? वो काम आई। अमेरिका के जवाब में सोवियत यूनियन ने अपना पैसिफिक फ्लीट भेज दिया, जिसने आके अमेरिकन 7th फ्लीट का रास्ता रोक लिया। समुंदर में एक टेंस स्टैंड ऑफ हुआ और इसके बाद अमेरिका आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। और जमीन पर इंडिया ने अपने फाइनल चेकमेट मूव्स चले। पहला, द हेली ब्रिज। मेघना नदी को पार करने के लिए हेलीकॉप्टर से 4000 सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया, जिसने पाकिस्तानी डिफेंस को बिल्कुल बाईपास कर दिया। और दूसरा, टैंगाइल एयर ड्रॉप। 800 पैराट्रूपर्स को दुश्मन के ठीक पीछे उतारा गया, जिन्होंने ढाका की तरफ भाग रही पाकिस्तानी फौज का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। और फिर आया फाइनल ब्लो, वो चोट जिसने दुश्मन की हिम्मत को पूरी तरह तोड़ दिया। जब ढाका के गवर्नर हाउस में पाकिस्तानी लीडरशिप की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, ठीक उसी वक्त इंडियन एयरफोर्स के मिग्स ने सीधा उस बिल्डिंग पर बॉम्ब गिरा दिए। और 16 दिसंबर 1971 को इतिहास लिखा गया। जनरल नियाजी ने उस मशहूर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किए। इस डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा साफ कहता है, पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड अपनी सभी सेनाओं के साथ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर करती है। इस एक लाइन के साथ जंग खत्म हुई और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तो इस पूरी शानदार जीत से हम क्या सीख सकते हैं? 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली, कि सब्र, पेशेंस एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार है। दूसरी, कि स्ट्रांग दोस्त, स्ट्रांग अलायंसेस हर मुश्किल वक्त में ज़रूरी होते हैं। और तीसरी, कि जीतने के लिए कभी-कभी बोल्ड और बिल्कुल हट के टैक्टिक्स अपनाने पड़ते हैं। तो इस पूरी कहानी में वो कौन सा हिस्सा था, वो कौन सा मोमेंट था जिसने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया? हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।